So today we have to start with laws of chemical combination. पिछली बार अपन ने लिया था कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनका प्रोडक्ट में कन्वर्शन होता है, तब वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन है रिएक्टेंट्स का, वो वहाँ पर कुछ नियमों का पालन होता है, कुछ लॉज वहाँ पर ओबे किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, एंड दोज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ऐसे 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें कि अपने को 4 ही लेने के हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गेल्यूजेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. ऐसे 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपने को लेने के हैं 1 by 1. और ये जो 4 लॉज है, दिस 4 लॉज वेर गिवन बाय 4 डिफरेंट केमिस्ट. पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट वाज गिवन बाय लेवाइजर. Law of constant proportion was given by Frost. Law of multiple proportion was given by Dalton, and Gay-Lussac's law of combining volumes was given by Gay-Lussac. ऐसे 4 laws of chemical combination इस चैप्टर में अपने को 1 by 1 लेने के हैं. These 4 laws were given by these 4 different chemists only on the basis of practical observations. उसके लिए, इन लॉज के लिए उनके पास में किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं था. उन्होंने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने लॉ के फॉर्म में दे दिया. एंड दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उसमें का पहला लॉ आज अपने को लेने का है, विच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. And this law of conservation of mass was given by Lavoisier in 1783. Lavoisier carried out different chemical reactions in laboratory, and he found that in any chemical reaction, total mass of reactants is always equal to total mass of products. उसने अलग अलग प्रकार की केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरी में कैरी आउट करके देखी, और उसको ऐसा दिखाई दिया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना टोटल मास रहता है, उतना टोटल मास उनसे फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट्स का रहता है. मतलब केमिकल रिएक्शन में मास इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता, मास क्रिएट भी नहीं होता, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होता. और ये जो ऑब्जर्वेशन था लेवाइजर का, इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक लॉ के फॉर्म में दिया है, एंड दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना टोटल मास रहता है, उतना टोटल मास प्रोडक्ट का रहता है. टोटल मास कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता. इसका मतलब उसमें मास क्रिएट भी नहीं होता या डिस्ट्रॉय भी नहीं होता. और इसी को एक लॉ के फॉर्म में दिया है, विच इज कॉल्ड law of conservation of mass. अब law of conservation of mass can be stated in different ways. इसके लिए अलग अलग प्रकार के अपन स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है. इसमें का पहला स्टेटमेंट ये है, मास और वी कैन से मैटर कैन नाइदर be created nor be destroyed. मास या मैटर या सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, कोई भी सब्सटेंस को अपन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मास को अपन क्रिएट नहीं कर सकते, मास को अपन डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. मास और मैटर can neither be created nor be destroyed. That is the first statement of law of conservation of mass. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होंगी, जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्शन होगा, तब उसमें मास क्रिएट नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं,
मास डिस्टर्ब भी नहीं होगा, मतलब कम भी नहीं होगा, यानी total mass will remain constant in a chemical reaction. That can also be given as a statement for law of conservation of mass. दूसरा स्टेटमेंट, total mass remains constant in a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कांस्टेंट रहता है, मतलब मास इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता, मास क्रिएट भी नहीं होता या डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। तीसरा स्टेटमेंट, केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब जितना रिएक्टेंट का टोटल मास रहता है उतना ही फॉर्म होने वाले प्रोडक्ट का टोटल मास रहता है। तो तीसरा स्टेटमेंट, इन ए केमिकल रिएक्शन total mass of reactants, टोटल इसलिए ले रहे अपन कि रिएक्टेंट एक से एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is always equal to total mass of products in a chemical reaction. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं, सबका मीनिंग एक ही है, मास क्रिएट भी नहीं होता, डिस्टर्ब भी नहीं होता, इसलिए टोटल मास कांस्टेंट रहता है केमिकल रिएक्शन में, और इसीलिए रिएक्टेंट का जितना टोटल मास रहता है उतना टोटल मास प्रोडक्ट का भी रहता है। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड law of indestructibility. This law is also called law of indestructibility of matter. क्योंकि इसमें क्या बताया कि मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, मतलब मैटर इनडिस्ट्रक्टिबल है। Therefore, this law is also called law of indestructibility of matter. अब इसके लिए तो बहुत सारे प्रूफ देते आते हैं लेबोरेटरी में। अगर ये लॉ करेक्ट है, ये अपने को प्रूव करने का है लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में अपने को कोई भी एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करनी पड़ेगी। पहले अपने को रिएक्टेंट का टोटल मास देना पड़ेगा, और उन रिएक्टेंट को मिक्सअप करने के बाद में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे उन प्रोडक्ट्स का टोटल मास कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली। और ऐसा अगर अपन ने किया तो अपने को ऐसा दिखाई देगा कि रिएक्टेंट का जितना टोटल मास है उतने टोटल मास प्रोडक्ट का है। उसके लिए अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस का अपन यूज कर सकते हैं। एक सिंपल रिएक्शन, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का मान लो अपन ने एक्वियस सॉल्यूशन लिया, वाटर में का सॉल्यूशन, और इसमें अगर अपन ने सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन ऐड किया, इसका वाटर में का सॉल्यूशन और इसका वाटर में का सॉल्यूशन, इसका जो वाटर में का सॉल्यूशन है उसका मास मेजर करना, इसका जो वाटर में का सॉल्यूशन है उसका भी मास मेजर करना। फिर बाद में इन दोनों सॉल्यूशन को अगर अपन ने मिक्सअप कर दिया तो इन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगी। रिएक्शन इस प्रकार से होगी, ये Ag और ये Cl, AgCl प्लस NaNO3। अब ये जो प्रोडक्ट है NaNO3, ये तो वाटर में सोल्यूबल है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है AgCl, ये वाटर में इनसोल्यूबल है, तो ये सॉल्यूशन में से बाहर आ जाएगा और इसका अपने को व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। और व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख गया कि समझ लेना कि ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो गई। और रिएक्शन होने के बाद में ये जो प्रोडक्ट्स है इनका टोटल मास मेजर करना, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास एग्जैक्टली सेम आएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में कोई भी मास क्रिएट भी नहीं होगा या डिस्टर्ब भी नहीं होगा। So in this way,
law of conservation of mass can be verified practically by carrying out a chemical reaction and by measuring the masses of reactants and products. अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका लिमिटेशन, इसका ड्रॉबैक, इसका डिफेक्ट, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये 1905 तक करेक्ट था यानी वैलिड था. अप टू 1905 it was assumed that law of conservation of mass is totally correct, valid. लेकिन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्रेट साइंटिस्ट, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि ये जो लॉ है ये लॉ गलत है. In 1905 Albert Einstein proved at that time mathematically, theoretically that this law is incorrect, and then it was proved in Second World War practically also, when atom bomb was dropped on two cities of Japan, that is Hiroshima and Nagasaki. तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था वर्ल्ड का, उसने यह प्रूव किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये इनकरेक्ट है. अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसमें क्या बताया कि मास क्रिएट भी नहीं हो सकता या मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता. लेकिन आइंस्टाइन ने 1905 में उस वक्त मैथमेटिकली, थियोरेटिकली प्रूव किया कि मास कैन बी डिस्ट्रॉयड. दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट आइंस्टाइन प्रूव्ड एट दैट टाइम दैट मास कैन बी डिस्ट्रॉयड, एंड ही प्रूव्ड मैथमेटिकली that whenever some mass is destroyed, it is converted into large amount of energy. Einstein proved that mass can be destroyed, and by the destruction of mass, large amount of energy can be created, can be produced. थोड़ा सा भी मास अगर डिस्ट्रॉय हो गया, कम हो गया, तो उसका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्शन होता है, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन in 1905. He proved that mass can be destroyed and it can be converted into large amount of energy, and he gave the relationship between destroyed mass and energy created in the form of an equation, which is a well-known famous equation known as Einstein's equation, as you know. And that Einstein's equation is E equal to mc square. ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था 1905 में, therefore it is called Einstein's equation. अब इसमें तीन टर्म्स हैं, E, m और c. अब इसमें m यानी क्या? m यानी मास विच इज डिस्ट्रॉयड. रिएक्शन में डिस्ट्रॉय होने वाला, कम होने वाला मास यानी m. और इतना मास अगर डिस्ट्रॉय होता है तो इतनी एनर्जी क्रिएट होगी. ई यानी एनर्जी विच इज क्रिएटेड, प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ मास m. अब सी यानी क्या? सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट. m यानी डिस्ट्रॉयड मास, E यानी एनर्जी विच इज क्रिएटेड, और C यानी वेलोसिटी ऑफ द लाइट. अगर अपन ने इतना मास डिस्ट्रॉय किया तो कितनी एनर्जी क्रिएट होगी, ये अपन यहाँ पर बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन, दैट इज
E इक्वल टू mc²। यहाँ पर m यानी डिस्ट्रॉयड मास, E यानी क्रिएटेड एनर्जी और c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यह फॉर्मूला यूज करते वक्त अपने को यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अपन ने SI सिस्टम फॉलो की तो SI सिस्टम में डिस्ट्रॉयड मास अपने को किलोग्राम में लेना पड़ेगा। लाइट की वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड है और मास का SI यूनिट किलोग्राम है और एनर्जी का यूनिट जूल है। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करते वक्त अगर अपन ने SI सिस्टम फॉलो की तो ये जो डिस्ट्रॉयड मास है, ये डिस्ट्रॉयड मास अपने को किलोग्राम में लेना पड़ेगा। लाइट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी, इसका स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो है इसको अपन ने पहले लिया है, इसको नाम दिया है जूल। तो आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करते वक्त अगर अपन ने डिस्ट्रॉयड मास किलोग्राम में लिया, लाइट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ली, तो एनर्जी अपने को मिलेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, जिसका ये जो यूनिट है एनर्जी का, इसका नाम है एक, दैट इज जूल। तो मास, डिस्ट्रॉयड मास अगर अपन ने किलोग्राम में लिया, लाइट की वेलोसिटी अगर अपन ने मीटर पर सेकंड में ली, तो जितनी भी एनर्जी क्रिएट होंगी वो एनर्जी अपन या ये फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं और वो एनर्जी अपने को मिलेगी जूल में। एक सिंपल एग्जांपल अपन लेंगे कि कितना मास डिस्ट्रॉय करने से कितनी एनर्जी अपने को मिल सकती है, ये अपन इस पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो अपन ने 1 किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय किया। अब मास कैसे डिस्ट्रॉय होता है वो बाद में देखेंगे, इसके बाद में। Now suppose 1 kilogram of mass is destroyed। तो 1 किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय करने से कितनी एनर्जी क्रिएट होंगी, प्रोड्यूस होंगी, ये अपने को यहाँ पर बैठे बैठे कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम मास अपन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो m की वैल्यू 1 किलोग्राम। लाइट की वेलोसिटी अपने को मीटर पर सेकंड में लेने की है और आपको मालूम होगी ये वैल्यू, लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये c की वैल्यू। और इस पर से अपने को e की वैल्यू कैलकुलेट करने की है। e की जो भी वैल्यू आएंगी उसका यूनिट रहने वाला है जूल। एनर्जी क्रिएटेड विल बी ऑब्टेन्ड इन जूल। अब यह फॉर्मूला अपने को यूज करने का है, E इक्वल टू mc²। E इक्वल टू mc², ये कैलकुलेट करने का है। m की वैल्यू 1 किलोग्राम, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16 और इसका यूनिट आएगा जूल। तो 1 किलोग्राम मास अगर अपन ने डिस्ट्रॉय किया तो ये एनर्जी अपने को मिलेगी 9 × 10⁻16 और 9 × 10⁻16 ये वैल्यू बहुत बड़ी है, उसका अपन अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वगैरह इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। 9 × 10⁻16 यानी 9 के ऊपर अपने को ऐसे 16 जीरोस देने पड़ेंगे। 9 के ऊपर 16 जीरोस, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। तो 1 किलोग्राम मास यानी थोड़ा सा होता है, इतना सा। और 1 किलोग्राम मास अगर अपन ने डिस्ट्रॉय किया, इफ यू डिस्ट्रॉय वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, सपोज 1 किलोग्राम,
then the energy created will be very, very large. That is 9 into 10 to the power 16 joule. तो 1 किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय करने से 9 into 10 to the power 16 जूल एनर्जी क्रिएट होती है. ये अपन ने आइंस्टाइन इक्वेशन पर से कैलकुलेट किया. अब इसका मतलब ये हुआ कि इतना मास ये इतने एनर्जी के बराबर है. इक्वल टू नहीं बोलना उसको, इक्विवेलेंट टू बोलना. 1 किलोग्राम ऑफ मास इज इक्विवेलेंट टू 9 into 10 to the power 16 जूल एनर्जी. अब इसके बाद में हर बार अपने को ये इक्वेशन यूज करने की आवश्यकता नहीं. डिस्ट्रॉयड मास किलोग्राम में कितना है वो देखना और उसको 9 into 10 to the power 16 से मल्टीप्लाई करना. मान लो अपन ने 2 किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय किया, तो 2 किलोग्राम मास यानी कितनी एनर्जी होंगी? 2 into 9 into 10 to the power 16, that is 18 into 10 to the power 16 जूल एनर्जी क्रिएट होगी. मान लो अपन ने 0.1 किलोग्राम यानी 100 ग्राम मास डिस्ट्रॉय किया, तो ये एनर्जी क्रिएट होंगी 0.1 into 9, that is 0.9 into 10 to the power 16 जूल. तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करेक्ट नहीं है. उन्होंने प्रूव किया कि मास कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड व्हेनेवर मास इज डिस्ट्रॉयड इट इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द इक्विवेलेंस बिटवीन destroyed mass and energy created was given by Einstein in the form of an equation known as Einstein's equation, and that famous Einstein's equation is E equal to mc square. And by using this Einstein's equation we have proved that 1 kilogram of mass is equivalent to 9 into 10 to the power 16 joule energy. ये तो आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली थियोरेटिकली प्रूव किया था. उसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये प्रैक्टिकली भी प्रूव हो चुका, जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम डाले थे हिरोशिमा और नागासाकी में, और एटम बम के एक्सप्लोजन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी, और वो एनर्जी मास के डिस्ट्रक्शन की वजह से हो गई थी. और जब एटम बम का एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एंड दैट न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. अभी तक अपन ने केमिकल रिएक्शन ली थी. केमिकल रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्शन में फर्क है. केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है या गेन होता है, या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है. जैसे सोडियम कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और इस केमिकल रिएक्शन में सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. लेकिन सोडियम के न्यूक्लियस में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे, क्लोरीन के न्यूक्लियस में भी किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे. तो केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस गेन या शेयरिंग होता है. लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियस में भी चेंजेस होते हैं, और अलग अलग प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शन है. एटम बम के एक्सप्लोजन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. फिजन का मतलब ब्रेकिंग, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस. और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज डिफाइंड एज ए रिएक्शन in which heavier nucleus is broken up into lighter or smaller nuclei. न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियर. तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हेवियर न्यूक्लियस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है,
ऐसा हेवी न्यूक्लियस स्प्लिटअप होता है, ब्रेकअप होता है, और उससे उससे स्मॉलर लाइटर या स्मॉलर न्यूक्लियर फॉर्म होते हैं. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं रहता. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में प्रोडक्ट का मास कम रहता है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा रहता है. इसका मतलब उस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में कुछ मास डिस्ट्रॉय होता है, एंड दैट डिस्ट्रॉयड मास इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जब कभी भी एटम बम का एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, वहाँ पर मास डिस्ट्रॉय होगा, उसका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्शन होगा, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिलियन डिग्री सेल्सियस वगैरह क्रिएट होता है, और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है. और उसके बाद में उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में. उसमें से रेडिएशंस निकलते रहते, वो भी हार्मफुल रहते, और वो सालों साल तक निकलना उनका चालू रहता. ये जो अनुभव है जापान ने लिया हुआ है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जब उनके हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम का अटैक किया. So nuclear fusion reaction is defined as a reaction in which heavier nucleus is broken up into lighter or smaller nuclei. जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस हेवी न्यूक्लियस है, इस पर स्लो न्यूट्रॉन का अगर बम्बार्डिंग किया तो उसका बेरियम स्ट्रॉन्शियम जैसे लाइटर या स्मॉलर न्यूक्लिया में कन्वर्शन होता है. न्यूट्रॉन्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, मास डिस्टर्ब भी होता है, और वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है. और ये अभी प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जैसे एटम बम के एक्सप्लोजन में मास इज डिस्ट्रॉयड एंड दैट डिस्ट्रॉयड मास इज कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. अब दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें मास का डिस्ट्रक्शन होता है वो इसके अपोजिट है, एंड दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन के अपोजिट है फ्यूजन. फ्यूजन यानी ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, और फ्यूजन यानी कॉम्बिनेशन. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हेवियर न्यूक्लियस इज ब्रोकन अप इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लिया. इसके उल्टा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टू और मोर वेरी लाइट न्यूक्लिया, सिर्फ लाइटर नहीं, वेरी लाइट न्यूक्लिया, जैसे हाइड्रोजन हो गए, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, हीलियम हो गया. टू और मोर वेरी लाइट न्यूक्लिया आर फ्यूज टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपैरेटिवली हेवियर न्यूक्लियस. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में टू और मोर वेरी लाइट न्यूक्लिया आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म कंपैरेटिवली, ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहता लेकिन इनसे कंपैरेटिवली हेवियर न्यूक्लियस रहता. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. और हाइड्रोजन बम का जब एक्सप्लोजन होता है, हाइड्रोजन बम का जब एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी मास डिस्ट्रॉय होता है, और वहाँ पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से भी ज़्यादा रहती है. मतलब हाइड्रोजन बम की डिस्ट्रक्टिव पावर ये एटम बम से भी ज़्यादा है. एटम बम के एक्सप्लोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, और हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है. अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेंगे अपन.
हाइड्रोजन एटम ये लाइटेस्ट एटम है, उसका न्यूक्लियस भी लाइटेस्ट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, और हाइड्रोजन एटम के 4 न्यूक्लियर अगर अपन ने एक दूसरे में फ्यूज किए, उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता। हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियर अगर अपन ने एक दूसरे में फ्यूज किए तो उन 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर से एक हेलियम न्यूक्लियस फॉर्म होता है। वैसे हेलियम भी लाइट ही है, लेकिन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हेवियर है। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियर अगर एक दूसरे के साथ में अपन ने कंबाइन किए, एक दूसरे में फ्यूज किए, तो उससे एक हेलियम का न्यूक्लियस फॉर्म होता है। वहाँ पर 2 पॉजिट्रॉन तैयार होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो गए। पॉजिट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है +1 E0, 2 पॉजिट्रॉन भी तैयार होते हैं। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास से कम रहेगा, मतलब इसमें मास डिक्रीज होगा, मास डिस्ट्रॉय होगा, एंड दैट डिस्ट्रॉयड मास विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, and energy produced during nuclear fusion reaction or during the explosion of hydrogen bomb is even more than the energy produced during the explosion of atom bomb. तो ये 2 न्यूक्लियर रिएक्शंस अपन ने ली, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय होता है, प्रोडक्ट का मास कम रहता है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा रहता है। रिएक्टेंट का मास माइनस product का mass and destroyed mass, and that destroyed mass is converted into large amount of energy according to this Einstein's equation, and that energy is very very large. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास सेम रहना चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में और फ्यूजन रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय होता है, प्रोडक्ट का मास कम रहता है, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा रहता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और इन जनरल न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ये लॉ सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन, ड्रॉबैक ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल टू ओनली केमिकल रिएक्शंस। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक nuclear fusion reaction in which mass is destroyed. इसके आगे का लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन, ये अपन अगले वीडियो में देंगे।